नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बिहार री एग्ज़ाम STET हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं बिहार री एग्ज़ाम STET का एक वीडियो डाल चुकी हूँ। ये इसका दूसरा वीडियो है, तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। प्रश्न एक, रामचंद्र शुक्ल लिखित कविता की परख निबंध किसके लिए लिखा गया था? रामचंद्र शुक्ल लिखित कविता की परख निबंध किसके लिए लिखा गया था? ए, नवोदित कवियों के लिए, 2 शोधार्थियों के लिए, 3 हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए, 4 साहित्य प्रेमियों के लिए। इसका विकल्प 3 सही है। हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए कविता की परख रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित निबंध है और ये हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए लिखा गया था। इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं। सबसे ज़्यादा इनका प्रमुख प्रसिद्ध निबंध तो है चिंतामणि, जिसके 4 भाग थे। और चिंतामणि और कविता की परख जो है ये चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है, जिसमें प्रमुख आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने 1983 में संपादित किया। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 में जो है इसका ये विचार वीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। मतलब जो चिंतामणि निबंध का भाग 1 था उसका नाम पहले क्या था? विचार वीथी था। विचार वीथी के नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है? ये इनका निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, इनमें से किस साहित्यिक रचना पर बनी फिल्म का निर्देशन सत्यजीत राय ने किया? इनमें से किस साहित्यिक रचना पर बनी फिल्म का निर्देशन सत्यजीत राय ने किया? 1 शतरंज के खिलाड़ी, 2 सदगति, 3 शतरंज के खिलाड़ी एवं सदगति दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है। शतरंज के खिलाड़ी एवं सदगति दोनों। शतरंज के खिलाड़ी एवं सदगति दोनों साहित्यिक रचनाओं पर बनी फिल्म का निर्देशन सत्यजीत राय ने किया था। सत्यजीत राय एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, बिहार के छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। वो रेखा किसान की किस्मत, खाली जगह, अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती है। कथन किसका है? 1 नामवर सिंह, 2 निर्मल वर्मा, 3 केदारनाथ सिंह, 4 नरेश सक्सेना। इसका विकल्प 2 सही है, निर्मल वर्मा। बिहार के एक छोटे भूखंड का ये कथन निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है। निर्मल वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं वह दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर। इनके उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में। इसके अतिरिक्त चीड़ों पर चांदनी, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, मेहरुन्निसा परवेज के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? 1 कोरजा उपन्यास की उपन्यासकार, 2 लाजो बिटिया टेली फिल्म का निर्देशन, 3 ढहता कुतुब मीनार की कहानीकार, 4 आँखों की दहलीज काव्य संग्रह के रचयिता। इसका विकल्प 4 जो है यही विकल्प इनके लिए असत्य है, इसलिए यही आपका उत्तर है।
तो विकल्प 4 जो है यही आपका उत्तर है। ये मित्रों आंखों पर चंद्र बिंदु रहेगी, ये थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, तो आंखों पर चंद्र बिंदु रहेगी। तो ये काव्य संग्रह नहीं है, ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। आंखों की दहलीज जो है ये मेहरुन्निसा परवेज का काव्य संग्रह नहीं है, ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, चूड़ी बाजार में लड़की के लेखक हैं। चूड़ी बाजार में लड़की के लेखक हैं 1 चेतन भगत, 2 पंकज दुबे, 3 कृष्ण कुमार, 4 आशीष चौधरी। इसका विकल्प 3 सही है, कृष्ण कुमार। चूड़ी बाजार में लड़की के लेखक कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण कुमार द्वारा लिखी गई यह किताब स्त्री के गढ़ने के नियमों की पड़ताल करती है। ये कृति छोटी बच्चियों के दिमाग पर पितृसत्तात्मक प्रभाव के दैनिक जीवन पर होने वाले नियंत्रण पर बात करती है। कृष्ण कुमार जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं आज नहीं पढ़ूंगा, पूड़ियों की गठरी, मेरा देश तुम्हारा देश, स्कूल की हिंदी तथा नीली आंखों वाले बगुले। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में तो वो वैसे लाजवाब ही हैं। उनकी बात करने के 1000 ढंग हैं और भाषा में तो बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। कथन किसका है? 1 परमानंद श्रीवास्तव, 2 नंद किशोर नवल, 3 नामवर सिंह, 4 अपूर्वानंद। इसका विकल्प 3 सही है, नामवर सिंह। नामवर सिंह जी जो हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से। ये सब इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, इनमें से कौन द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों। 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 पंडित बालकृष्ण भट्ट, 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 4 श्रीधर पाठक। इसका विकल्प 2 सही है, पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्विवेदी युग से संबंधित नहीं हैं। ये भारतीय युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। इन्होंने 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। ये प्रश्न मित्रों बहुत पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? तो ये कहा है इन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी को। हिंदी में मनोविकास संबंधी निबंध का सूत्रपात भी बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 8, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है। 1 अनामिका, 2 परिमल, 3 गीतिका, 4 कुकुरमुत्ता। इसका विकल्प 1 सही है, अनामिका। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था। इनका अंतिम काव्य संग्रह क्या है? तो ये है सांध्य कांकली। क्या है? सांध्य कांकली, जिसका प्रकाशन हुआ था 1969 में। जूही की कली इनकी सबसे पहली रचना थी, कविता थी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1916 में। और ये मुक्त छंद में लिखी गई पहली रचना थी, जिसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में अश्लील रचना कहकर प्रकाशित करने से मना कर दिया था। और ये इसीलिए ये
निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। निराला जी की सरोज स्मृति नामक कृति जो है वो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ एक कृति है और इसे प्रथम शोक गीत माना जाता है। ये इनकी एकमात्र पुत्री सरोज जो थी उनकी मृत्यु के बाद बहुत ही दुखी होकर इन्होंने ये रचना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? 1 जून 1915 ईस्वी में, 2 जून 1916 ईस्वी, 3 जून 1914 ईस्वी, 4 जून 1917 ईस्वी। ये छोटे ओ की मात्रा जो जून पे लिख गई है मित्रों, तो ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, जून पे बड़े ओ की मात्रा रहेगी। इसका विकल्प 1 सही है, 1915 ईस्वी, जून 1915 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी और इन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी थी। 3 कहानियाँ उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, और इन्हीं 3 कहानियों से हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गई। तो इनका जो है सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई और बुद्धू का कांटा जो इनकी कहानी थी 1914 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, है जग प्रकाश वो नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। पंक्तियों के कवि हैं 1 नागार्जुन, 2 राष्ट्र कवि दिनकर, 3 श्याम नंद किशोर, 4 आलोक धनवा। इसका विकल्प 2 सही है, इसका विकल्प 2 सही, राष्ट्र कवि दिनकर। है जग जय प्रकाश वो नाम जिसे खाली जगह अंकित कर लेता है, मतलब पूरा तो हम पढ़ ही चुके हैं इससे पहले। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के जो राष्ट्र ये किसके द्वारा रचित है? ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और ये तो आपको पता ही होगा रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। तो रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर तथा अधेर का कवि भी माना जाता है। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना था। डिप्टी राष्ट्र कवि ये हैं, और वैसे राष्ट्र कवि कौन माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी। उनको भारत भारती रचना पर जो है 1912 में इन्होंने महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ जो हैं उसमें कुछ तो जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। इसमें उर्वशी रचना जो है मित्रों, तो ये 2 लोगों ने ये रचना की है, एक जयशंकर प्रसाद जी ने और एक इन्होंने की है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। लेकिन यदि उर्वशी रचना कभी आपसे पूछी जाए विकल्प में और उसमें रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद दोनों हों, तो आप दिनकर जी का नाम लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी को नहीं सही मानेंगे। यदि उर्वशी चंपू काव्य लिखा हो तो आप जयशंकर प्रसाद जी को जो है वही विकल्प सही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 11, अर्धनारीश्वर के निबंधकार हैं। अर्धनारीश्वर के निबंधकार हैं 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 अज्ञेय, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इसमें से इनका नाम किसी भी विकल्प में नहीं है, इसीलिए इसका विकल्प डी सही है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे मिट्टी की ओर, रेती के फूल,
हमारी सांस्कृतिक एकता, बेड़ुअन, उजली आग, वट पीपल, साहित्य मुखी, ये सब इनके निबंध संग्रह विधा की रचनाएं हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, अज्ञे द्वारा लिखित कहानी गैग्रीन का बदला हुआ नाम। 1 लेटर बॉक्स, 2 नंबर 10, 3 रोज, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, रोज। अज्ञे द्वारा लिखित कहानी गैग्रीन का बदला हुआ नाम रोज है। यहाँ जब एक बिंदी भी लगेगी नीचे। तो इसके अतिरिक्त इनके अन्य प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर बल्लरी तथा ये तेरे प्रतिरूप। ये तेरे प्रतिरूप। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, हिंदी भारत की एक राष्ट्रभाषा है, 2 राजभाषा है, 3 उपराजभाषा है, 4 राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। इसका विकल्प 2 सही है, राजभाषा है। तो मित्रों यही विकल्प सही है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत सर्वसम्मत से राजभाषा का दर्जा दिया गया। और ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं हो पाई है। इस समय यदि देखा जाए, वैसे मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन भाजपा जो है इसको अच्छा बहुमत है बीजेपी को। अगर ये चाहें तो ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कर सकते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 1 भाषा अर्जित संपत्ति है, 2 भाषा सामाजिक वस्तु है, 3 भाषा नियमबद्ध है, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। देखो मित्रों, भाषा अर्जित संपत्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा जो है वो एक दूसरे से हम सीखते हैं तो धीरे धीरे हमारे शब्द भंडार जो है बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है, एक तरह से ये अर्जित संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, वस्तु है, ये भी बिल्कुल सही है। भाई हमारे समाज में अगल आसपास के लोग जो भाषा बोलते हैं वही भाषा हम भी बोलते हैं। जैसे बंगाल में बंगाली बोली जाती, पंजाब में पंजाबी बोली जाती, मतलब जिस समाज में जो भाषा बोली जाती है तो वही बच्चा जो है धीरे धीरे अनुकरण करता है और बड़ा होके वो वही भाषा बोलने लगता है। तीसरा भाषा नियमबद्ध हो है, ये भी बिल्कुल सही है। भाई भाषा के एक नियम होता है। सबसे पहले क्या होता है, हम छोटे छोटे शब्दों को सीखते हैं, मतलब जैसे कि ध्वनि आती, फिर वर्ण, फिर 2 वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, फिर पद, फिर वाक्य। तो इस प्रकार से भाषा का एक नियम होता है, उसे नियमबद्ध तरीके से भाषा लिखी और पढ़ी जाती है, मतलब बोली लिखी पढ़ी जाती है। तो इसलिए इसका विकल्प 4 सही, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न। प्रश्न 15, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1 समय, 2 92, 3 73, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 2 सही है, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उस समय मूल संविधान में 4 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में तथा
मतलब जो 71वां संविधान संशोधन था 1967 में, उसमें किसको जोड़ा गया था? सिंधी को। फिर 1992 द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को, तथा 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली, संथाली और डोगरी तथा बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस प्रकार से सब मिलाकर कुल इन भाषाओं की संख्या जो 8वीं अनुसूची में है 22 है। कितनी है? 22 है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा है 1 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, 2 कोई आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, 3 गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 1 सही है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। त्रिभाषा में कि पहली भाषा जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होगी, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो वो अपने माता पिता या आस पड़ोस के लोगों से जो भाषा सीखता है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। और उसी भाषा में बच्चा बहुत अच्छी तरह पढ़ लिख और बोल सकता है, तो इसलिए वही मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही त्रिभाषा में पहली भाषा होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17। B.F. स्किनर के अनुसार 1 बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, 2 बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा का अनुकरण करते हुए सीखते हैं, 3 बच्चे वातावरण से अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखते हैं, 4 बच्चे अपने अपने समुदाय के संपर्क में आकर भाषा सीखते हैं। इसका विकल्प 2 सही है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चे जो है परिवेश जो होता है अर्थात अगल बगल का वातावरण, उसी से भाषा का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। B.F. स्किनर जी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, जो व्यवहारवाद पर अपने प्रभाव के लिए जाने जाते थे। तो इनके अनुसार बच्चा अपने माता पिता या अपने आसपास के व्यक्तियों की नकल करके भाषा सीखता है, और मेरे विचार से भी यही सत्य है। इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम के रूप में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18। भाषा की कक्षा। प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा के प्रयोग को 1 सम्मान देना चाहिए, 2 अस्वीकार किया जाना चाहिए, 3 सिर्फ कक्षा या 2 में अनुमति देनी, 4 उपेक्षा करनी चाहिए। इसका विकल्प 1 सही है, सम्मान देना चाहिए। भाषा की कक्षा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा के प्रयोग को बिल्कुल 100% सम्मान देना चाहिए मेरे विचार से। मातृभाषा या स्थानीय भाषा का संयोजन बच्चों को विषय वस्तु समझने और संस्कृति से जोड़े रखती है। नई प्रणाली में शामिल मातृभाषा अन्य भाषाओं को नया जीवन दान देने वाली साबित होगी। तो इसलिए मातृभाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा विशेष रूप से मातृभाषा में ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 19। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 1 शुद्ध उच्चारण, 2 तेज गति से पढ़ना, 3 समझ के साथ पढ़ना, 4 लय के साथ पढ़ना। लय के साथ पढ़ना, इसका विकल्प 3 सही है, समझ के साथ पढ़ना। इसका विकल्प 3 सही है, समझ के साथ पढ़ना।
देखो मित्रों, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझना। जब हम समझेंगे तभी तो आगे कुछ उसका उच्चारण कर पाएंगे या हम उसको लिख पाएंगे। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें उसमें कोई रुचि ही जागृत नहीं होगी। तो ये पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमारी समझ में आना चाहिए अच्छी तरह। तो पढ़ने की प्रक्रिया में यह समझना जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना तथा पठन भाषा के 4 कौशलों में से एक है। ये एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण एवं चिंतन प्रधान प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे पहला यही है कि अच्छी तरह जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझना। समझकर पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को लिखित सामग्री के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। जब हम जैसे बच्चा कोई चीज़ जब समझ जाएगा तभी उसको लिखने में भी आनंद का अनुभव होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, आरंभिक कक्षाओं में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए मौखिक भाषा विकास, 2 सुलेख, 3 शुद्ध उच्चारण, 4 मानक वर्तनी। इसका विकल्प 1 सही है, मौखिक भाषा विकास। आरंभिक कक्षाओं में, जैसे छोटी कक्षाओं में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले भाषा को मौखिक रूप में बोलना चाहिए। मतलब जब बच्चा मौखिक रूप से बोलेगा तभी तो धीरे धीरे उसका वो उचित रूप से उसको बोल पाएगा, उसका उच्चारण कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या है? मौखिक भाषा में सबसे पहले क्या होता है? ध्वनि जागरूकता। मतलब जो ध्वनि हम सुन रहे हैं उसके प्रति जागरूक होना, उन ध्वनियों को समझना। फिर क्या है? वर्ण ज्ञान। जब इसी ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो इसको वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि के बाद फिर वर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके वर्णों के बाद क्या होता है? फिर शब्द भंडार। 2 या 2 से अधिक वर्णों को जब हम जोड़ देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जो कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई होती है। फिर शब्द भंडार के बाद जब अधिक से अधिक शब्दों को बच्चा सीख जाता है तब वो फिर क्या होता है? धारा प्रवाह पठन। तब वो धारा प्रवाह पठन करता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 21, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। 1 सुनने में, 2 बोलने में, 3 पढ़ने में, 4 लिखने में। इसका विकल्प डी सही है, लिखने में। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया एक ऐसी अक्षमता है जिसमें छात्र को लिखने से संबंधित कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ता है। वे ठीक से नहीं लिख पाते हैं। ये जो अक्षमता होती है बचपन में होती है। और इसके अतिरिक्त जो पढ़ने में अक्षमता दिखाई देती है उस बीमारी का नाम है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? वो पढ़ने में अक्षमता प्रकट करती है। तो डिस्ग्राफिया जो है ये लिखने में अक्षमता प्रकट करती है और डिसलेक्सिया जो है ये बच्चों को पढ़ने में अक्षमता जो है इसमें होती है। तो इन दोनों में ये अंतर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, भाषा शिक्षण में खाली जगह संदर्भ को ध्यान में रखने की जरूरत है। 1 आर्थिक, 2 सामाजिक, 3 बहुभाषिक, 4 सांस्कृतिक। इसका विकल्प 3 सही है, बहुभाषिक। भाषा शिक्षण में बहुभाषिक संदर्भ में ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि बहुभाषिकता हमें हर तरह की संवेदनात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करती है। ये संज्ञानात्मक तथा शैक्षिक विकास को विस्तृत रूप देती है। अतः ये आवश्यक है कि बहुभाषिकतावाद को जीवंतता प्रदान करने के लिए उसे भाषा शिक्षण को का केंद्र बनाया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, भाषा अर्जित करने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
एक सर्वाधिक आकलन, 2 समृद्ध भाषिक परिवेश, 3 श्रव्य दृश्य माध्यमों का भरपूर उपयोग, 4 पठन सामग्री। इसका विकल्प बी सही है, विकल्प 2 सही है, समृद्ध भाषिक परिवेश, समृद्ध भाषिक परिवेश। इसका विकल्प 2 सही है, समृद्ध भाषिक परिवेश। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषिक परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषिक परिवेश अर्थात स्वाभाविक बोलचाल और घर की भाषा बच्चों में भाषा विकास में अत्यधिक लाभकारी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, उच्च प्राथमिक स्तर पर खाली जगह उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण खाली जगह शिक्षा का उद्देश्य खाली जगह में सहायक होता है। 1 व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने और विविध परीक्षाओं में प्रश्नों के जवाब देने, 2 भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसके व्यवहारिक प्रयोग, 3 भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने, 4 भाषा की प्रकृति प्रकार आदि को कंठस्थ करने। इसका विकल्प बी सही है, विकल्प 2 सही है, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसके व्यवहारिक प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसके व्यवहारिक प्रयोग में सहायक होगा। भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर जो छात्र होते हैं वो इस योग्य हो जाते हैं कि वो व्याकरण ये भाषा को नियमबद्ध प्रकृति को समझें और उसको जो है व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाएं। व्याकरण किसी भाषा के बोलने या लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब जो छात्र होते हैं उनको बहुत व्याकरण को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने मतलब लिखने और जो व्याकरण को शुद्ध रूप में भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना बोलना और लिखना आना चाहिए। तो व्याकरण किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। व्याकरण भाषा को स्थिर रखता है। ये भाषा का शरीर विज्ञान है और ये सब उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है 1 लेखन अभ्यास करना, 2 तथ्यों एवं घटनाओं को भूलने से बचाने के लिए संरक्षित करना, 3 वाक्य संरचना को समझना, 4 अपने भावों विचारों को सत्यनिष्ठा आत्मविश्वास के साथ पूर्ण भाषिक स्वरूप प्रदान करने। इसका विकल्प डी सही है, अपने भावों विचारों को सत्यनिष्ठा आत्मविश्वास के साथ पूर्ण भाषिक स्वरूप प्रदान करने। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य यही है, विकल्प डी, कि मान लीजिए कि जो हमारा उद्देश्य है जिसके लिए हम लेखन कर रहे हैं उसके जो हमारे भाव हैं विचार हैं सत्यनिष्ठा उसको जो है बिल्कुल सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ पूर्ण भाषिक स्वरूप प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटनाओं और अपने अनुभवों को क्रमबद्ध रूप से सीखता है तो इसी को डायरी लेखन कहा जाता है। डायरी गद्य साहित्य की एक सबसे प्रमुख विधा है, मतलब आधुनिक सबसे प्रमुख विधा है। आधुनिक आएगा इसमें। और मित्रों, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि हिंदी में डायरी विधा के प्रवर्तक कौन थे। तो हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा जी ने किया था और इनकी डायरी विधा की रचना है सेवाग्राम की डायरी। क्या नाम है? सेवाग्राम की डायरी, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1946 में किया था। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और यदि कोई भी प्रश्न
आपकी समझ में ना आए अच्छी तरह तो आप कमेंट्स कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।